हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक और नया चैप्टर। इसको नया चैप्टर कहते हैं, नया टॉपिक कह लो, क्योंकि ये डिमांड चैप्टर का एक्सटेंडेड पोर्शन है। इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आई सजेस्ट पहले डिमांड चैप्टर पढ़ के आना, फिर ये चैप्टर स्टार्ट करना। बाई चांस नहीं भी पढ़ा है तो बस इतना याद रखना कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। वन साइडेड होता है कि प्राइस का इफेक्ट हम डिमांड पे देखते हैं। ठीक है, इतना याद रखना बस। ठीक है, अब हमने डिमांड में पढ़ा है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे चेंज आता है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ये हमने देख लिया। लेकिन कितना चेंज आता है हमको वो नहीं पता। कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, कितनी कम हुई ये नहीं पता। ठीक है, तो ये हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली बताता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर, कि प्राइस के चेंज होने पे कंज्यूमर का क्या रिएक्शन है, वो कितनी कम कर रहा है डिमांड, कितनी बढ़ा रहा है डिमांड। ठीक है, तब इसको हम कैलकुलेट करते हैं जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, कभी नेगेटिव नहीं जाती। ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटी होता है। इसके बीच में हमने 5 इसके सेगमेंट्स बना रखे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। पहला होता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा, इन इलास्टिक होता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इलास्टिक होता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। सिंपल। इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं आ रहा, इलास्टिक मतलब चेंज आ रहा है। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होगा कि बिल्कुल ही इन इलास्टिक है। मतलब प्राइस कितना भी चेंज हो जाए डिमांड उतनी ही रहेगी। प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड उतनी है, प्राइस बढ़ गया तो भी डिमांड उतनी है। ठीक है, तो मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे अगर कोई फर्क ना आए तो उसको परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। इसको हम लिखते हैं ED इज इक्वल टू जीरो, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। कोई चेंज आ ही नहीं रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी। ठीक है, अगर आप इमेजिन करना चाहते हो तो इमेजिन इट एज अ रबर बैंड, कि एक रबर बैंड आपने ले रखा है। अगर डिमांड चेंज ही नहीं हो रही तो रबर बैंड स्टिल रहेगा, और डिमांड चेंज हो रही है तो रबर बैंड वाइब्रेट होगा। ऐसे याद रखना। ठीक है, अब ED इज इक्वल टू यहाँ जीरो हो गया। ठीक है, ये केस यूजली आता है मेडिसिन में। अगर किसी बंदे को कैंसर है तो वो मेडिसिन लेगा, भले वो महंगी है भले वो सस्ती है। वो ये नहीं कहेगा आज महंगे हो गए कल खा लेंगे दवाई, नहीं होता ऐसे। ठीक है, तो प्राइस कितना भी हो जाए डिमांड उतनी ही रहेगी। अगर प्राइस कम हो जाए तो वो मेडिसिन की होर्डिंग शुरू नहीं कर देगा, उतनी ही रहेगी डिमांड उसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक का केस। ED इज इक्वल टू जीरो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, मेडिसिन के केस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस पे, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड में चेंज है। मतलब प्राइस हमारा कांस्टेंट है, मान लो ये 40 है, 40 रुपीज़ का प्राइस है, कांस्टेंट है। डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब सेम प्राइस पे डिमांड कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, कुछ भी हो सकता है। 40 पे डिमांड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये सिचुएशन आप पूछोगे आएगी कब, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, कभी राइज नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि इन्फिनिटी तक जाती है, जीरो से इन्फिनिटी तक का इसका स्कोप है। क्यों है? क्योंकि हम ले सकते हैं लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, जीरो है, या इससे ज़्यादा है। अब वो 1 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। लेकिन इमेजिनरी सिचुएशन है, कभी राइज नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि सेम प्राइस पे कम भी हो रही है डिमांड, ज़्यादा भी हो रही है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, इसको लिखते हैं ED इज इक्वल टू ये होगा इन्फिनिटी। ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, बाकी ये आ जाते हैं 3 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। पहला हम इस पे चलते हैं। ये हमारा थोड़ा स्टीपर वाला ग्राफ है, ये वाला, ये थोड़ा स्टीपर ग्राफ है। इसको हम बोलते हैं ED इज लेस देन 1। ठीक है, ED लेस देन 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्राइस में जो चेंज आया वो क्वांटिटी डिमांडेड से ज़्यादा है, कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आया। प्राइस में 20% का इंक्रीज़ हुआ है, इसीलिए सिर्फ 10% का डिक्रीज़ आया डिमांड में। तो उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 बोलते हैं, कि जब प्राइस का चेंज इज़ मोर देन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये केस आ जाता है हमारा सॉल्ट एंड वेजिटेबल्स के केस में, और इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक, बिकॉज ED इज लेस देन 1। तो ED लेस देन 1 हो तो स्टीपर ग्राफ बनता है। और ये होता है सॉल्ट वेजिटेबल के केस में, इसमें मतलब होता है कि चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, फिर आता है हमारा ED इज इक्वल टू 1। ED इज इक्वल टू 1 को हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ED इज इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है कि जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। प्राइस अगर 10% से डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से इंक्रीज हुई है। ऑपोजिट केस भी हो सकता है, प्राइस अगर 20% से इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड 20% से डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ये आ जाता है फ्रिज टेलीविजन के केस में। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर कोई पूछे तो। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? जो ED इज इक्वल टू 1 वाला केस बनता है ना, यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, यूजुअली वो ऐसे बनता है थोड़ा, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। क्यों? क्योंकि आप इसमें कितने भी रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, हर रेक्टेंगल
का एरिया सेम होता है, ये वाला रेक्टेंगल एंड ये वाला रेक्टेंगल दोनों का एरिया सेम आएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो रिकैप कर लें एक बार कि ED लेस देन 1 मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज, क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज। ED इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना क्वांटिटी डिमांड में चेंज। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, हर रेक्टेंगल का एरिया सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ED ग्रेटर देन 1। इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आया एज कम्पेयर टू द प्राइस। ठीक है, कि प्राइस अगर 10% से डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 30% से इंक्रीज हो गई, या ऑपोजिट कि प्राइस अगर 20% से इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 40% से डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक। ये केस आता है DVD प्लेयर और ACs के केस में। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा पहला मेथड है कैलकुलेट करने का, वो तो ग्राफिकल मेथड हो गया। एक आता है हमारा न्यूमेरिकल मेथड। 3 न्यूमेरिकल मेथड होते हैं। पहला है हमारा परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड में ये आपका फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप इससे लेस इलास्टिक, हाई इलास्टिक वो सब भी डिराइव कर सकते हो। एक मेरी सजेशन है, अगर एग्जाम में कभी कैलकुलेट करने को आए तो नंबर तो आप कैलकुलेट करके देना ही कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, लेकिन फिर उसको लिखना कि ये हाईली इलास्टिक है, वाई बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, या अगर 1 आ रही है तो लिख के आना दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। बोर्ड्स में तो लिखना पड़ता है, लेकिन CUET में अगर ऐसा हो ऑप्शन तो उस पर ध्यान देना। ठीक है, अब इसको हम देखें तो हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या लिख सकते हैं? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। Q1 इनिशियल क्वांटिटी, Q2 चेंज क्वांटिटी। ठीक है, और चेंज इन प्राइस को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। ठीक है, कि न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। या 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। Q2 माइनस Q1 आपका बन जाएगा चेंज इन क्वांटिटी, Q1 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 हो जाएगा चेंज इन प्राइस अपॉन P1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी 1 इंटू P1 डिवाइडेड बाय चेंज इन P, और वी कैन राइट इट एज चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P1 बाय Q1। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं। अगर आपको कोई भी वैल्यू परसेंटेज के टर्म्स में दे रखी है तो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। एंड आई गारंटी यू इसका जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसमें आपको अगर ये वाले न्यूमेरिकल टर्म्स में दे रखी है तो कोई 3 वैल्यू दे रखी होंगी। ठीक है, और अगर उसमें आया तो 1% तो आपको दे रखी होगी, दूसरी आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट में मैं नहीं जा रही, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी होती है। तो ये फॉर्मूला याद है, सारे न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाएंगे। 2 चीज़ें हैं जो याद रखने वाली है। पहला कि जो क्वांटिटी डिमांडेड की आपकी वैल्यू आएगी ना, हमेशा नेगेटिव आएगी। आपकी आ सकती है -4 आ सकती है, -2.5 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको ये नेगेटिव साइन को करना है इग्नोर। वाई? क्योंकि हमने पढ़ रखा है 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकती। तो ये माइनस साइन आता कैसे है? क्योंकि हम परसेंटेज में लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। अब हमको पता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। तो एक केस में तो आएगा, मान लो अगर प्राइस हुआ इंक्रीज, 20% से प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 40% से डिक्रीज हुई है, तो -40 आ जाएगा, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी -2। ठीक है, अब मैं आंसर दूंगी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2 ग्रेटर देन 1। वाई? माइनस को करेंगे हम इग्नोर। माइनस बस इसलिए आता है क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, साइन को आप इग्नोर कर सकते हो। साइन जो नेगेटिव आता है बस यही बताता है कि आपका नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिखे हैं कि ED विल ऑलवेज भी नेगेटिव आया तो वो नेगेटिव स्लोप को डिटरमाइन करता है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है। और ये चीज़ याद रखने वाली है कि कभी कभी ना कंफ्यूज कर देते हैं, आपको दे देंगे कि P1 P2 पे चला गया और प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो बताओ Q2 निकालना है। Q2 इज न्यू क्वांटिटी, तो बस याद रखना प्राइस इंक्रीज हुआ है तो कम ही क्वांटिटी आएगी, कि पहले क्वांटिटी 40 दे रखी थी तो अब 40 से कुछ कम ही आना है। तो ये बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए है कि आपने कुछ आंसर निकाला, वेरीफाई करना है, तो ऐसे कर सकते हो कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो प्लीज़ रिमेंबर क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मेथड्स पे, जो 2 बच्चे हैं उन पे चलते हैं।